जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे IS 40 के MCQs। एंड से स्टार्ट करेंगे जी। आ जाए शाबाश। जी पढ़ें जी। कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय अ कंपनी वुड बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जी दें जवाब जी। अच्छा ये जो ए है ये उसका पॉइंट नंबर एच है, याद है आपको? ये पॉइंट नंबर एच है जो हमने थ्योरी पढ़ी पढ़ी थी। कहता है इम्प्लॉयज जो है ना, इम्प्लॉयज जो है उनको आपने अगर इन्वेस्ट वो जो प्रॉपर्टी है वो दे भी दी है रेंट पे, चाहे उनसे आप ले रहे हैं मार्केट रेट पे रेंट, कहता फिर भी आपको इससे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहने की इजाजत नहीं है। अच्छा अगर आपको पता ही नहीं है जी इस्तेमाल इसका किधर करना है, तो कहता हाँ फिर आप लैंड लैंड गौर से लफ्ज पढ़ने हैं, तो फिर आपने क्या करना है जी, हाँ जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट कर लें। मशीनरी कहता नहीं ये तो IS 2 नहीं हो जाएगा। बिल्डिंग हेल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म, हाँ जी ये है जी, सही है जी। जी क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब बताएं शाबाश। फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जी ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, नहीं ये तो नहीं है ना, ये तो नहीं है। ये एम्प्लॉय, ये भी नहीं है। ये है मेरा ख्याल है चार्ली, क्या ख्याल है जी आपका भी? ये देखें डी के बारे में जरा देख लें। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड सब्सिक्वेंट, नहीं ये तो IS 16 नहीं हो गया, तो फिर चार्ली जवाब सही हुआ। ये जरा गौर से पढ़िएगा। आपने प्रॉफिट और लॉस बताना है ऑन डिस्पोजल। जब बिकेगा एसेट तो कितना प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा, कहता कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल दोनों में बताइएगा। अच्छा फेयर वैल्यू मॉडल तो बड़ा सिंपल है ना, फेयर वैल्यू मॉडल तो बड़ा सिंपल है। आपने देखनी है जी कि फेयर वैल्यू कितनी थी और उसका कंपैरिजन कैश से कर लेना है कितने पैसे मिले। जी कहता जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने परचेज की है 35 मिलियन की, किस दिन की है जी? 1 जनवरी 2018 पे। प्रॉपर्टी की लाइफ कितनी है? 35 विद नो रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा इसका मतलब है 35 मिलियन की ली है और 35 मिलियन ही क्या है, 35 ईयर्स ही क्या है, लाइफ है, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, तो एक साल की डेप्रिसिएशन 1 रुपये होगी। कहता एट 31 दिसंबर 2020, मेरा ख्याल 18 गुजरा, 19 गुजरा और 20, 3 साल गुजर गए ना, तो कॉस्ट मॉडल के अंदर ये कितना डेप्रिशिएट हुआ होगा? 3 मिलियन ना, तो कितने का पड़ा होगा? बुक वैल्यू होगी इसकी कॉस्ट मॉडल के मुताबिक 32। कहता जी अच्छा ये तो छोड़ें, मुझे बताएं पैसे कितने मिले, पहले ये तो फड़काएं ना कॉस्ट मॉडल। नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स का मतलब कौन बताएगा? नेट प्रोसीड्स का मतलब कोई बताएगा? प्रोसीड्स का मतलब तो है जी पैसे का मिलना, नेट का मतलब उसको बेचने में खर्चा भी तो कोई होगा ना, तो सही है बच्चों। अच्छा जी लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वो उसको खर्चा भी तो होगा ना, मतलब कमीशन पे किया या कोई इस तरह की चीज। तो मुझे बताएं पैसे मिले 40, तो ये कितने का गेन आया? 8 का गेन। ये कैश रिसीव हुआ, क्या हुआ बच्चों ये देख लेंगे जी से आप। चलें जी 8 का गेन हुआ जी किस में? मेरा ख्याल है इन दोनों में से फिर कोई एक होगा, या बीटा होगा या डेल्टा होगा। अच्छा फेयर वैल्यू इस दिन की अगर हमें पता चल जाए ना तो हम गेन बता सकते हैं किस में? फेयर वैल्यू मॉडल में भी। तो इस दिन फेयर वैल्यू कितनी है? लेकिन आपने तो एसेट बेच दिया कितने का जी, तो मेरा ख्याल है जी इसका जवाब बीटा होगा। ये लॉस आ गया फेयर वैल्यू मॉडल में 2 रुपए का, 2 मिलियन का। ठीक है जी, अब आप देख लें है IS 40 लेकिन दोनों मॉडल्स में जवाब, क्या ख्याल है जी? चलें क्वेश्चन 14 का जवाब बता दीजिए। कहता इनिशियल, जब आप इनिशियली कंप्यूट कर रहे होंगे ना कॉस्ट, तो बताएं कौन सी चीजें ऐड होंगी इसमें जी? जी एक असूल याद रखिएगा, जब आप एसेट की कॉस्ट निकालते हैं ना तो कोई ऐसा टैक्स जिसके बारे में साइलेंट है, ये मैंने आपको रूल बताया था। तो साइलेंट अगर है तो फिर आप उसे नॉन रिफंडेबल समझेंगे या रिफंडेबल? नॉन रिफंडेबल समझेंगे। ये तो है ही है। देखें इसके बारे में ओपनिंग सेरेमनी, ये तो आप ऐड नहीं करते ना एसेट की कॉस्ट, प्रॉपर्टी की कॉस्ट में नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं 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 ना, ऐसे ही है बच्चों। एब नॉर्मल वेस्टेज नहीं, ये तो हमने सुबह ही मेरा ख्याल है बातें पढ़ी थी ये वाली। अच्छा अगर ना भी पढ़ता तो मेरा ख्याल है फिर भी आप जवाब सही बताते, क्योंकि IS 16 तो हमने पढ़ा हुआ है ना। अच्छा जी ये इसका जवाब कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्लोजर। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, हाँ जी। अच्छा चलें, अच्छा अभी मैंने डिस्क्लोजर आपको पढ़ाई तो नहीं, लेकिन हमने बनाए तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर बनाए हैं ना, उसके मुताबिक जवाब बताइएगा। बच्चा फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आप वो सब नोड नहीं बनाते, सब नोड वो 10.1 जो हम बनाते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिटरमिन फलां, ये वो डेप्रीसिएशन का मेथड नहीं लिखते वो सब नोड के अंदर? लिखते हैं जी, बिल्कुल लिखते हैं अगर कॉस्ट मॉडल है तो। रिकंसिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, जी वो आप बताते नहीं है। ओपनिंग बैलेंस इतना है, एडिशन उसमें हुई, डिस्पोजल हुआ, ट्रांसफर इन और आउट है, क्या ख्याल है बच्चों जी? तो ये रेजिडुअल वैल्यू तो आप कहीं भी नहीं बताते सेपरेट, क्या ख्याल है जी?
ये किस डिस्क्लोजर में हमने बताई है आज तक, मुझे बताएं, क्या ख्याल है बच्चों? जी बता दें, आप सहमत हैं मेरी बात से या नहीं? जी, तो मेरा ख्याल इसका जवाब फिर क्या होगा जी, डेल्टा ही होगा। चलें क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब बता दें। शाबाश, करें हिम्मत। ये तो मेरा ख्याल रिपीट ही हो गया यार। प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड, नहीं ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये ऑपरेटिंग लीज, ये मैंने आपको बताया था ना, ये तो आप उसमें कहता ए बिल्डिंग ओन्ड एंड लीज आउट, ये किराए पे दी है, ये तो प्रॉपर्टी है ना। हाँ ये मैंने कहा था, ये लीज बस किराया ही समझे, ऑपरेटिंग लीज को छोड़ें। आपने I2B में शायद ये फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज का लफ्ज पढ़ा होगा, इसको इग्नोर। IFRS 16 आपका इंशाल्लाह इंतजार करेगा FAR 2 के अंदर। जी, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ ये देखें, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीट थोड़ी कर रहे हैं, ये तो आपने प्रॉपर्टी बनाई है किसी और के बिहाफ पे, ठीक है बच्चों, ये तो आपकी है भी, ये तो आपकी है भी नहीं। ये तो पहली बात है कि आप मुझे बताएं ये एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया भी मीट कर रही है या नहीं कर रही? नहीं, ये तो आपकी है भी नहीं, ये तो क्लासिफिकेशन तो बात की बात है जी। लॉन्ग टर्म लैंड हेल्ड फॉर, जी ओके बच्चों, ये जवाब हो गया ना। चलें इस तरह करें, इसका जवाब बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का। What would be the increase in profit or loss and OCI? जी, प्रॉफिट और लॉस में इंक्रीज बताना है और OCI में भी बताना है। कहता जी कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं आप पीपी के अंदर। जब आप कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चों कॉस्ट मॉडल में क्या होगा, बोलो शाबाश, बिल्कुल IAS 16 की तरह ही इस्तेमाल करना है आपने। फिर जी फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर क्या होगा बताएं, फिर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। अच्छा जी, बिल्कुल IAS 16 की तरह इस्तेमाल करना है आपने, सारे रूल्स वही लगेंगे। कहता जी फेयर वैल्यू मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए और बल्कि उसने क्या जो दिया, उसने कहा जी कॉस्ट मॉडल फॉर इट्स प्रॉपर्टी प्लान, हाँ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के लिए क्या करनी है IAS 16, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए फेयर वैल्यू। कहता हैड एन ऑफिस बिल्डिंग व्हिच वाज बीइंग, कहता ऑन 1 जुलाई 2018, तारीख जरा जहन में रखनी है आपने जी कि इस दिन क्या हुआ, बिल्डिंग जिसकी कैरिंग अमाउंट है 20 मिलियन, कितनी मेरे भाई? कहता ऑन दैट डेट द बिल्डिंग वाज लेट आउट टू अ थर्ड पार्टी, किराए पे दी ना, एंड देयरफॉर रीक्लासिफाइड एज एन, आप इधर रुक जाएं। अब बताएं, ये हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, स्कॉर्पियो लिमिटेड में भी ये काम किया था, और एग्जांपल नंबर शायद 5 थी मेरा ख्याल है, जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चीज जा रही थी IAS 16 से, और कॉस्ट मॉडल था, कॉस्ट मॉडल था। जब IAS 16 में कॉस्ट मॉडल है तो क्या करना है बताएं? ना ना, जब आपने ट्रांसफर करना है जी, आप बताएंगे शाबाश, पहले रीवैल्यूएशन करनी है, पहले इसके साथ लिख लें एग्जांपल नंबर 5, ये एग्जांपल नंबर 5 है बच्चों। देखें कॉस्ट मॉडल है IAS 16 में, तो आपको पहले रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी ना। तो मुझे बताएं जरा, 20 मिलियन की है बच्चों क्या कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, और कहता जी इस दिन फेयर वैल्यू क्या है, इसी दिन फेयर वैल्यू क्या है, इसी दिन फेयर वैल्यू क्या है, इसी दिन, तो इसी फेयर वैल्यू को फिर आपको क्या क्या कहेंगे आप, रीवैल्यूड अमाउंट कहेंगे। अच्छा, ये जो 3 मिलियन का आपको गेन नजर आ रहा है, ये रियलाइज है अनरियलाइज? हाँ, तो इसको आप कहां लेके जाएंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस में लेके जाएंगे, क्या ख्याल है जी? अच्छा, अब आपकी प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे आ गई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर 23 रुपए पे ही आना था। वंस जब आपने इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया और फेयर वैल्यू मॉडल है, तो 23 रुपए पे किया होगा ना बच्चों, बात समझे हो कि नहीं समझे? अच्छा, अब मुझे बताएं, ये 3 रुपए का गेन तो चला गया जी इधर, ये यही जवाब बन सकता है, ये तो बिल्कुल इधर ये सही नजर आ रही है बात। उसके बाद ये अब जो गेन आया है, ये तो रिपोर्टिंग ईयर एंड पे जो गेन आया है, ये किधर जाएगा? ये आपने प्रॉफिट और लॉस में लेके जाना है। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो अपडेशन है ना बच्चों, ये क्या उसका नाम है जी, गेन का आना और लॉस का आना ईयर एंड के ऊपर, रिपोर्टिंग ईयर पे, ये हमेशा किधर जाएगा? प्रॉफिट और लॉस में। ये इसमें कोई मसला आपको? ये अच्छा क्वेश्चन था जी। क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा, एग्जाम्पल लिख लें, एग्जाम्पल नंबर 5 है ये जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब बताइएगा जरा, फॉल अंडर द डेफिनेशन। ये मेरा ख्याल रिपीट हुआ है बच्चों, ये रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब बताएं। ये आज ही थियोरेटिकल बातें इस तरह की पढ़ाई हैं। इफ एन एंटिटी विशेस टू चेंज, कहता कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल में जाना चाह रहे हैं, क्या इजाजत है? हाँ इजाजत है। कब है? व्हेन इट विल गिव बेटर या फेयर प्रेजेंटेशन या रिलायबल मेजरमेंट। जी सही है बच्चों, बातें पढ़ी थी ना। व्हेन चेंज विल रिजल्ट इन मोर अप्रो, हाँ इसका भी वही मतलब है, क्या ख्याल है? ये बातें सही नहीं है। व्हेन डायरेक्टर अप्रूव ना, ये क्या बात हुई बच्चों, ये बातें सही नहीं है
जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुरू में किस अमाउंट पे आती है? इसमें तो गुफ्तगू है ही नहीं। 7 का जवाब बता दें। इफ एन एंटिटी यूजेस पार्ट ऑफ बिल्डिंग फॉर देयर ओन यूज एंड रेंट्स द रिमाइंडर, हाउ शुड दिस बी ट्रीटेड? जी कहता ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, वो तो तब है ना जब सेपरेबल ना हो, सेपरेटली सेल ना कर सके हम। ऑल नहीं नहीं, ये सही नहीं है, ये तो एक्सेप्शन की तरफ लेके जा रहा है बात। अकाउंटेंट फॉर सेपरेटली अंडर IAS 16 और बच्चों IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जी अगर रेंट पे है तो इधर, ऑन यूज है तो इधर। ओके बच्चों, और बात समझे हैं? इसका मतलब है बच्चों, ऑन यूज का मतलब क्या है जी IAS 16 में, और बच्चों इसका मतलब क्या है रेंट का? तो यार वो क्या था, वो जो सिग्निफिक वो जो कह रहा था कि वो सेपरेट सुपरेट वाली बातें हैं, वो एक्सेप्शन की तरफ लेके जा रहे हैं ना जी। अगर सेपरेबल नहीं है, अगर सेपरेबल नहीं है यानी सेपरेटली सेल नहीं कर सकते हम, तो फिर क्या करना है? फिर सिग्निफिकेंट को देखना होता है जी। तो भाई ये वही सवाल है ना भाई, अगर सेपरेट, अगर उस सवाल के अंदर साइलेंट है, बताया ही नहीं है सेपरेट है या नहीं, तो आप हमेशा क्या एज्यूम करेंगे? सेपरेट हैं। क्या एज्यूम करेंगे भैया? सेपरेट हैं, जिस तरह इस क्वेश्चन में एज्यूम किया हमने। तो आप लॉ पढ़ रहे हैं भाई, लॉ 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 बी लॉ पढ़ रहे हैं? जी जी क्या क्या? हाँ पार्ट ऑफ बिल्डिंग, पार्ट ऑफ बिल्डिंग का मतलब ये है कि एक बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग है, तो आप इसमें assumption क्या लेंगे? नॉर्मल assumption लेते हैं ना, जनरल। आप लॉ पढ़ रहे हैं बच्चों, तो लॉ में एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन जब सवाल आता है और उसने कुछ नहीं बताया होता, तो आप एक्सेप्शंस जवाब देते हैं या जनरल रूल के बारे में गुफ्तगू करते हैं? मेरा तो ख्याल है जनरल रूल के बारे में बात करते हैं। हाँ अगर आपसे कहे क्या ऐसा हो सकता है, तो फिर आपके साथ आपको ये बताते होंगे कि पहले जनरल रूल लिखो, फिर एक्सेप्शन की तरफ जाओ। हाँ ये एक्सेप्शन है, ऐसा हाँ हो सकता है। भाई सही कह रहा हूं जी, हमें पढ़े काफी टाइम हो गया, लेकिन मेरा ख्याल ऐसे ही कहते होंगे वो भी जी। अंडर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बताएं जी, वेयर शुड अ गेन और लॉस? यार ये तो मैंने नहीं बताना, ये मैं नहीं बताऊंगा, यही होगा ना जी। कहता इफ ठंडा लिमिटेड यूजेस द फेयर वैल्यू मॉडल, मुसद्दिक साहब ओके ना जी। कहता इफ कूल लिमिटेड यूजेस द फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, कहता व्हेन गेन शुड बी रिकॉर्डेड इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन प्रॉफिट और लॉस। जी गेन बता दें, मैं चुप हूं, आपने बताना है जी, आपने बताना है बच्चों। जी बच्चों फेयर वैल्यू मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल है, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आनी। आपने खरीदा कितने का है बच्चों? 8 मिलियन का। कहता फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है जी 9 मिलियन। अगर कुछ ना लिखा हो ना, और आपने ये देखना हो जी कि हमने सेल किस पे किया होगा और कुछ ना बताया हो, फिर आप यही दमशन लेते हैं फेयर वैल्यू पे ही सेल किया होगा ना, यही दमशन लेंगे ना। कहता लेकिन विद कॉस्ट टू सेल, कहता लेकिन इसको बेचने का अब बेचना भी तो है ना, अब बेचना भी है, बेचना भी है, अब बेचना भी है जी। बताएं शाबाश जी, बताएं बच्चों। कहता what gain should be recorded in the statement of profit or loss for the year ended 31st December 2023। 1 मिलियन वाले भी बताएं और 8 लाख वाले भी बताएं। 1 मिलियन वाला कौन है? 1 मिलियन वाला, अच्छा कॉन्फिडेंस से बताते हैं, जो जिसका ख्याल है कॉन्फिडेंस से बताओ। इस सवाल के अंदर, इधर मेरी बात सुनो बच्चों, इस सवाल के अंदर उसने क्या पूछा, जरा अभी मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया, आप होगे। इस सवाल के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें, उसका क्वेश्चन है गेन कितना बताना है आपने। उसने ये कहा कि मैंने एसेट बेचना है, कहां लिखा हुआ है एसेट बेचने का? तो IAS 40 के अंदर आप कौन सा गेन बताते हैं रिपोर्टिंग ईयर के एंड पे? बताएं। बेचने वाला गेन जरूरी है कि रिपोर्टिंग ईयर के एंड पे एसेट बिके ही बिके? हाँ ये जरूरी है कि रिपोर्टिंग ईयर के एंड पर गेन या लॉस फेयर वैल्यू वाला रिकॉर्ड करना ही करना है। बच्चों मेरा तो नहीं ख्याल कि क्या उसका नाम है, उसने कहीं पूछा मुझे गेन वो वाला बताएं जो कि एसेट के बेचने पर आएगा। हाँ बेचने का पूछा होता तो 8 लाख जवाब होता, इधर तो कहीं भी बेचने का जिक्र ही नहीं है। ये तो उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है बच्चों। ये गेन आपने बताना है फेयर वैल्यू गेन या लॉस। लिखो इधर नोट लिखो,
बच्चों एक्सेप्शन की तरफ जाना है या जनरल रूल की तरफ जाना है? तो बताएं जनरल रूल क्या है? अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे फेयर वैल्यू को क्या करते हैं बच्चों? अपडेट करते हैं। तो फेयर वैल्यू है कितनी? 9 मिलियन। बच्चों ये तब लेना था 2 लाख रुपया, बोलो शाबाश, जब मैं एसेट को बेच रहा होता। फिर गेन कितना आना था? 8 लाख। ये है जी सेल प्रोसीड्स इतनी। सही है बच्चों? और बात समझ रहे हो? लेकिन अब तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात इसमें है नहीं। तो बताएं क्या करना है? 1 मिलियन का गेन आना है। ये गेन कौन सा होगा? बेचने पर या फेयर वैल्यू गेन? 1 लाख जवाब है बच्चों इसका जी। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब बताए। आपने बताना है? अच्छा नोट लिखवाना है। हाँ इसके साथ नोट लिख लें। ये गेन पूछ रहा है, डिस्पोजल का नहीं। ये फेयर वैल्यू का गेन पूछ रहा है, डिस्पोजल का नहीं जी। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब बताना है आपने ये नोट लिखने के बाद। करेक्ट आपने ट्रीटमेंट बताना है। व्हेन अबव प्रॉपर्टी इज रीक्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इज रीक्लासिफाइड एज एन, इसका मतलब है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इन है या आउट है? इन है। चलें बताएं। शाबाश। फेयर वैल्यू मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है जी। और ऑफिस बिल्डिंग एडमिन पहले IS 16 में थी शायद। 31 मार्च पे बताना है। मैं तो इसी तरह बोलता रहूंगा, आप अपना करें काम। 31 मार्च 13 पे बताना है आपने। रिक्लासिफिकेशन का गेन बताना है आपने। 1 अप्रैल 12 पे कैरिंग अमाउंट 20 मिलियन है। रिमेनिंग लाइफ 20 साल है। मैं तो इसी तरह आपको बताया, बोलता रहूंगा, आप अपना काम करो ना जी। बच्चों कैरिंग अमाउंट जब है 20 मिलियन तो रिमेनिंग लाइफ 20 है, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन 1 मिलियन ही होगी। लेकिन मजे की बात यह है ये 6 महीने के बाद ही आपकी हरकत करने लगे हैं। द प्रॉपर्टी वाज लेट टू अ थर्ड पार्टी, किराए पे देनी है, एंड रिक्लासिफाइड टू एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन 0.5 होगी ना। तो इस दिन ये 1 अक्टूबर 12 पे 19.5 होगी बुक वैल्यू बच्चों। अब बच्चों देखो इधर कहता द प्रॉपर्टी हैड आ फेयर वैल्यू कितनी बच्चों? 23 मिलियन। बताएं बच्चों क्या आप कहना चाह रहे हैं? कहता ये फेयर वैल्यू किस दिन की है? ऑन 1 अक्टूबर 2012 की, जिस दिन आपने रिक्लासिफिकेशन करनी है। तो ये बातें इतनी दफा रिपीट कर रहे हैं ना, अब तो आपको रट जाना चाहिए। IS 16 में अगर कॉस्ट मॉडल हो, IS 16 में अगर कुछ नहीं बताया तो कॉस्ट मॉडल है ना, कॉस्ट मॉडल हो तो आगे फेयर वैल्यू मॉडल हो, तो बच्चों आपको पहले रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी ना। तो ये सरप्लस है मेरा ख्याल है 3 पॉइंट कितने का? 5 का। आप बोंगे नहीं बनना, ध्यान से पढ़ना है। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा रिक्लासिफिकेशन का गेन बताना है आपने। हाउ द वर्क प्रॉपर्टी इज रिक्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जी बताएं शाबाश। टेक 3.5 मिलियन गेन टू कंप्रीहेंसिव इनकम। आइए समझ। उसने किस दिन गेन पूछा? ये यार यही तो मसला होता है MCQs में, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। क्या ख्याल है? लफ्जों को लफ्ज मार देते हैं। बस आगे नहीं बताना, खराब हो जाएंगे। जी ये पढ़े विच ऑफ द फॉलोइंग अच्छा ये समझ आई आपको? वो समझ आई है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एन एंटिटी वुड बी क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जी बताएं शाबाश। ये डेल्टा वाला तो मैं भी बता देता हूं नहीं सही। ये तो IS 16 है। ए बैंक यूज फॉर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। ये तो क्या आगे कुछ ये हमने कौन सा किराए शराए पे दे दिया या कैपिटल एप्रिसिएशन है? ए न्यू ऑफिस, मैं अपना पढ़ रहा हूँ, आप अपना पढ़ें। थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं आपसे। ए न्यू ऑफिस बिल्डिंग यूज्ड एज एन एंटिटी हेड ऑफिस। नहीं 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 लो। ये हेड ऑफिस है परचेज स्पेसिफिकली इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट इट्स कैपिटल गेन्स पोटेंशियल। जी बताएं ये सही बात तो नहीं कह रहा कहीं है? चलो बाकी भी पढ़ के जवाब बता दो ना। सबका ख्याल एक होना चाहिए जी। जल्दी बताएं जल्दी शाबाश। जी बच्चों जी बी में क्या कह रहे हैं? जी कहता ए प्रॉपर्टी डेट हैड बीन लीज टू अ टेनेंट बट विच इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एंड इज नाउ बीइंग हेल्ड फॉर रीसेल। ये तो मेरा ख्याल है ये हाँ लिया इसीलिए था, लेकिन अब मकसद चेंज हो गया ना। ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ये क्या है? कहता है लैंड परचेज फॉर इट इन, ठीक है। प्लानिंग परमिशन हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड। और भाई आपने परचेज किस मकसद के लिए की है?
हाँ परमिशन ले लेंगे यार, अभी 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 परमिशन ले लेंगे। जी बताएं शाबाश, ये इसका ये जवाब है ना बच्चों, ये बीटा इसका जवाब, ठीक है। ये हेड ऑफिस है बच्चों, हेड ऑफिस है। हाँ हेड ऑफिस को अगर आपने आप हेड ऑफिस है इस टाइम किस में आई है, IS। हाँ तो ठीक है, अगर आपने इसको बेचना भी है तो IS 16 के अंदर डिस्पोजल होगा ना, IS 16 के अंदर डिस्पोजल नहीं होता। क्या ख्याल है बच्चों? ओए होता है ना। ये नहीं करना कि IS 16 का एसेट है बेचना है ताकि बेनिफिट हो तो उसको क्या उसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना देना, ये कोई तरीका नहीं है बच्चों। और बच्चों IS 16 में अपना डिस्पोजल है ना जी। ये बीटा जवाब है जी। सेकंड का जवाब बता दें जल्दी से, 2 का जी। ये तो आसान है मेरा ख्याल है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, कहता है यूजफुल लाइफ इतने साल है, 1 जनवरी पे खरीदी 200, हुई हुई हुई, कहता कहता 1 साल के बाद फेयर वैल्यू कितनी है, 300 मिलियन। यार ये इस तरह की बातें हमसे पूछेगा। फेयर वैल्यू मॉडल है तो 1 मिलियन का गेन है जी, ये किधर जाएगा बताएं शाबाश जी। कहता जी ये चार्ली है ना फेयर वैल्यू गेन, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होती। क्या ख्याल है बच्चों? ये सिर्फ मेरा ख्याल है या आपका भी है? चले हम ख्याल माशाल्लाह। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल अंडर कॉस्ट भी और फेयर वैल्यू मॉडल भी। चलें जी, ये तो मेरा ख्याल इस तरह का सवाल हमने किया भी है जी मोहतरम। बस लाइफ अंदाज 35 नहीं ले लेनी, अब वो अमाउंट सेम है ना तो लाइफ भी वही लेंगे बच्चे। चले जल्दी शाबाश। कभी कभी आई के आपका एग्जामिनर ऐसे चकमा भी देता है, सवाल इधर से उठा लेगा और बस नंबर चेंज कर देगा कोई थोड़ा सा, आपने चार करके इसे चेपना है। सर ये तो पक्के नंबर है मेरे। वो IIT में बच्चे ऐसे ही करते हैं, वो सवाल रिपीट करता है, थोड़ा डेटा अंदर चेंज करता है, बच्चों ने रट्टा लगाया होता है, वो ताड़ करके ऑप्शन लगाते कहते हैं सर 24 तो असाइनमेंट में से आए हुए थे। वो फिर बाद में पता चलता है जब वो कहता है दोबारा आओ ना जरा, बच्चा कहता है सर माँ कसम मैंने बिल्कुल 100% सही लगाए थे। तो आई क्या कोई दुश्मनी तो नहीं है ना यार किसी से? चलो जवाब बता दो ना, बातों में लग जाते हो आप लोग भी। नेट सेल प्रोसीड कितनी है भैया? 40 मिलियन है जी। अच्छा पहले फेयर वैल्यू वाला तो बता दो, ये 42 मिलियन है फेयर वैल्यू इस दिन, तो 2 मिलियन का गेन आ गया। अच्छा यार रहने दो पढ़ने को, यही होगा फिर तो जवाब, ये बीटा ही होगा फिर तो। क्या ख्याल है? चलो जी लेकिन पढ़ लो। हाँ जी लॉस, हाँ सॉरी लॉस है, लॉस है, लॉस है, लॉस है। वेल डन वेल डन जी। 42 की चीज 40 में किताबों में जो आ रही थी जी। इसका मतलब है या अल्फा होगा या चार्ली। जवाब बताएं आप जल्दी से जी। 1 जनवरी 13 पे एसेट खरीदा आपने, 13 14 और 3 साल के बाद एसेट बेच रहे हैं, तो एक डेप्रीसिएशन कितनी है वैसे? 35 मिलियन डिवाइडेड बाय 50, तो 3 सालों की कितनी होगी? 2.1। ये क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है ना। तो बच्चों कॉस्ट कितनी है? तो ये कितनी आई बुक वैल्यू? 32.9 होता है आजकल मेरे ख्याल से जी। और सेल प्रोसीड्स कितनी है जी? जी सेल प्रोसीड्स कितनी है बच्चों? हाँ इधर इधर मेरी बात सुनो, इधर अगर आप गेन निकालोगे ना, उसने कहा होता फेयर वैल्यू 40 है और कहता बेचने का खर्चा कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वो कहता जी 0.5 मिलियन है, इधर से हम जरूर माइनस करते। और बात समझे हो जी। लेकिन वो है सियाना बंदा, उसने दी ही आपको नेट सेल प्रोसीड है, यानी फेयर वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल उसने माइनस की है। ये अब आप डिस्पोजल का गेन लॉस निकाल रहे हो, इधर लेंगे आप, ठीक है बच्चों जी। तो मुझे बताओ कितने का फिर बैलेंसिंग क्या आएगा बोलो? ये आपका गेन किस में आ गया बच्चों? ओके सर, कोई मुश्किल तो नहीं है? हाँ जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट और लॉस में लेके जाते हो ना। और अनरियलाइज गेन जो है इसमें वो कहता है ये एक किस्म का रियलाइज गेन ही है, ये आप सीधा सीधा किधर लेके जाओगे? प्रॉफिट और लॉस में। प्रॉफिट और लॉस जब बन जाता है, जब आपका आ जाता है जी नेट प्रॉफिट, इसके आगे एक दो चीजें और भी ऐड होती हैं, सही है जी, एडलेस होती हैं, उन्हें कहते हैं OCI। जिस तरह रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो नेट प्रॉफिट में नहीं आता, उससे नीचे आता है, सही है। वो लेक्चर रिवाइज कर लेना ना, अब ये वो चार टाइम नहीं है ना, वो लेक्चर रिवाइज करना ना जिसमें मैंने सारा समझाया था, वो लेक्चर नंबर 12 या 13 होगा जिसमें मैंने समझाया था रियलाइज अनरियलाइज गेन। प्रॉफिट और लॉस के अंदर तो नेट प्रॉफिट तक चीजें आती हैं, कहां तक आती हैं जी? उसके नीचे OCI आता है, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। इस कंप्रीहेंसिव इनकम में रीवैल्यूएशन सरप्लस का कोई आ रहा होगा ड्यूरिंग द ईयर, तो वो उसमें ऐड होगा, फिर जाके टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम बनेगी जी। अच्छा जी अब आए जी आप किस में IS 16 के अंदर MCQs खोलिएगा।
IAS 16 के MCQs ही। एंड से स्टार्ट करने हैं जी, एंड से, एंड से जी, एंड से भाई। वो लेक्चर रिवाइज कर लेना वो वाला, ठीक है जी, जिसमें ये सारा समझाया था। कभी मौका मिला तो दोबारा फिर इंशाल्लाह समझा देंगे। अच्छा जी, कहता भाई ये जो है ना, ये वाला अभी नहीं कर सकते आप, 45 वाला 40 अभी मैंने इसके ना मैंने थोड़ी सी बातें आपको पढ़ानी है, ये पी कर लो ना पेंडिंग। इसके सारे नहीं करने, इसके सारे नहीं करने, ये 16 के मैं बता देता हूँ। चले आप इस तरह करें, मुझे जवाब बता दें, हाउ मच एक्सेस डेप्रिसिएशन शेल बी विल बी चार्ज्ड। ये एक्सेस डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है जी, बताएं। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं जी, बताइएगा जी, कोई बताएगा जी। 31 दिसंबर 20 पे बतानी है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इस साल की बतानी है बस। एसेट रीवैल्यू कब हो रहा है जी, 1 जनवरी 2020 पे। तो इस दिन की बुक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 1 जनवरी 2017 पे क्या है बच्चों, बताओ जरा, शाबाश। 100। रेजिडुअल वैल्यू 10 है ना, ऐसे ही है ना, 100 माइनस 10। ये क्या है बच्चों, तो लाइफ कितनी है, 6 है ना। तो आपने कितने सालों के बाद, ये 17 गुजरा, 18 गुजरा, 19 गुजरा, 3 से मल्टीप्लाई करें, बताइएगा जी कितनी, 45। ये कितना आया जी, 55। ये क्या है बच्चों, बुक वैल्यू। अच्छा अब मुझे बताएं बच्चों, अब मुझे बताएं शाबाश, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 120। तो ये सरप्लस कितना आया। ओके बच्चों, अब आपने क्या बताना है, डेप्रिसिएशन या इंक्रीमेंटल। तो मेरा ख्याल है ये है ना, क्या ख्याल है। तो दो तरीके हैं इसके। डायरेक्ट 60, रिमेनिंग लाइफ कितनी बता रहा है वो, 3 साल। 65 को जरा करिएगा 3 से डिवाइड, डायरेक्ट जवाब आ जाएगा 21.6। तो वो राउंड ऑफ की वजह से शायद मसला बन रहा है इसका। या इस तरह करके देख लें, इस तरह करके देख लो बच्चों, इधर देखो, 55 को डिवाइड करें जी 3 के साथ, कितनी आती है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन इतनी आनी थी ना, है 18.3। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये जरा ध्यान से बात सुननी है, जरा ध्यान से सुनना बात बच्चों। इधर आती, नहीं 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 नहीं, इधर एक और भी काम होना था ना, आपका एस्टीमेट भी तो चेंज हुआ ना। 55 माइनस कितना बच्चों, 15। अब 3 से डिवाइड करो, अब एस्टीमेट चेंज हो गया ना, रिमेनिंग लाइफ 15 होगी। रेजिडुअल वैल्यू कितनी आती है, 3। अच्छा 120 माइनस 15 डिवाइड बाई 3 करना जरा, 35। हाँ तो ये दोनों का डिफरेंस लो ना, एक्सेस डेप्रिसिएशन कितनी, 21 पॉइंट समथिंग बनेगी ना, 21.7 कितनी बन रही है। हाँ इधर सही कर लो ना, दोनों तरीकों से इतना ही आ रहा है, इसको सही कर लो। ठीक है भाई, मैंने कहा दोनों तरीकों से प्रूव कर लेना। 21.7 आ रहा है, डन बच्चों। भाई बात समझ आई। आप सीधा सीधा करते ना, 65 डिवाइड बाई 3 जो काम की बात है। इंक्रीमेंटल तो ये वाला कॉलम नहीं बता रहा होता जी। चले अब इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 43। ये मेरा ख्याल है डेप्रिसिएशन, ये पहले किया भी हुआ है, जब समझाया था आपको रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन, ये उधर भी आया था। इसका बीटा जवाब है, आपको याद होगा, ये उधर समझाया भी था मैंने। 4 मिलियन कैन बी करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पुराना एसेट 6 साल, ये समझाया था जब रेजिडुअल वैल्यू समझाई थी, याद है आपको। लेक्चर नंबर 5 या 6 होगा शायद ये, ठीक है। ये जवाब यस यस कर रहे हैं, ये नहीं समझाया था, ये समझाया था आपको ये आपको एमसीक्यू समझाया था, जब आपको मेरा ख्याल है क्या करवाया था बच्चों, जब रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन याद करवाई थी, याद है जी, जब उस पर डिस्कशन की थी। आज हम एस्टिमेट लगाते हैं खड़े होके, हमें इतने पैसे रिकवर हो जाएंगे, सही है जी, अगर बोलो शाबाश, बोलो एस्टिमेट आज लगाना है, इतने पैसे रिकवर हो जाएंगे एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। अगर सिमिलर एसेट उस एसेट के साथ कंपेयर करना है जो इसी तरह का है, जिसने इतने साल गुजार दिए हों, तो बेस्ट ऑप्शन ये बनेगा। ये तो बन ही नहीं सकता, इन प्रेजेंट कंडीशन नहीं होता बच्चों, ओल्ड कंडीशन होता है। 18 मिलियन ऑब्टेन इन 2025 नहीं, आज आज। सही है भाई, चलो नहीं भी समझाया तो अब समय लगी।
चले जी 41 करना है आपने, 42 नहीं करना, जरूरत नहीं है। 41 जो करवाया सिर्फ वही करने हैं आपने, बाकी नहीं करने जी। 41 का जवाब बताएं। हाउ ऑफन शुड द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट बी रिव्यूड जी? एट लीस्ट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो एस्टिमेट होता है ना बच्चों, एस्टिमेट यूजफुल लाइफ होगी, रेट हो गया बच्चों, डेप्रिसिएशन का मेथड हो गया, सही है बच्चों। और लाइफ, ये चीजें आपने कब मेजर करनी होती हैं? साल के एंड में आपने देखना होता है कहीं हमारा एस्टिमेट चेंज तो नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही मुश्किल है, जवाब बता दें। व्हेन एसेट बेचा तो कहता गेन और लॉस किधर जाएगा? हाँ, पेपर में अगर सवाल उसने पूछा रिवैल्यूएशन सरप्लस है जी, मतलब रिवैल्यूएशन मॉडल है, कहता जी रिवैल्यूएशन मॉडल में एसेट को हमने बेच दिया, डिस्पोज कर दिया, अब किधर जाएगा? ओए अब भी प्रॉफिट और लॉस में जाए, ये तो रियलाइज गेन है। चेंज इन डेप्रिसिएशन को क्या कहते हैं बताएं? शाबाश, एस्टीमेट कहते हैं। इसमें सिर्फ आपने ये वाले करने हैं, बाकी करने की जरूरत नहीं है जो जो करवा रहा हूं जी। क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब, नॉट कंसीडर्ड पीपी ए स्टैंड बाय जनरेटर 7 साल गुजारने, हाँ जी है। ए प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड, नहीं ये नहीं है बच्चों। ए बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ, हाँ ये तो स्टाफ के लिए आपने बस रखी हुई है ना बच्चों जी, आपकी अपनी बस है। ए जनरेटर फॉर रेंटल, हाँ ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गया। चन जनरेटर है बेटा, थोड़ा सा वक्त घुमा दो साथ ही यस। और जनरेटर नहीं बच्चों, प्रॉपर्टी बेटा, बड़े हो जो। इसका जवाब बनेगा बीटा। चलें जी, हाँ हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब, पता नहीं है हमने नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्ड अ मूवमेंट इन कैश, जिसकी वजह से कैश फ्लोस पे फर्क पड़ रहा, इन हो रहा या आउट हो रहा कैश जी? डिस्पोजल की वजह से कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है। रिवैल्यूएशन गेन की वजह से कौन सा होता है बच्चों? रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, सही है बच्चों। और एसेट डेबिट या एसेट क्रेडिट सरप्लस प्रॉफिट और लॉस डेबिट, इससे नहीं होता। जब आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में फेंकते हो तब होता है जी सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, इससे क्या होना? रिवैल्यूएशन लॉस ऑन, नहीं, प्रॉफिट और लॉस डेबिट, ये मैंने बता दिया ना। और बच्चों एसेट क्रेडिट, इससे नहीं होता जी। क्वेश्चन नंबर 28, आप में से सीला कौन पढ़ रहा है? पढ़ रहा है कोई सीला? अच्छा, ये जो डिविडेंड देना होता है ये आपने किस में से देना होता है? ये रियलाइज प्रॉफिट्स में से देना होता है। आई2बी में भी शायद आपने पढ़ा हो, आगे सीला में पढ़ेंगे इसको। ये जवाब बता दें। शेयर होल्डर्स ने कहा डिविडेंड दो, आपने कहा डिविडेंड बड़ा, आपने कहा डिविडेंड का मसला ही कोई नहीं है, पैसे हालांकि कोई नहीं है, आपने कहा मसला ही कोई नहीं है। खुद ही अपने अब शेयर, खुद ही शेयर खरीदे हुए हैं ना, डायरेक्टर ने खुद ही शेयर खरीदे हुए हैं। उन्होंने कहा डिविडेंड का कोई नहीं है, उन्होंने कहा सर अभी आपको पता था हमारा एसेट जो है वो ना कॉस्ट मॉडल पे, आपने कहा इस पे करते हैं रिवैल्यूएशन, आहा आया गेन, आपने कहा एंटिटी तो ऐसी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट और लॉस भी इसीलिए तो वो लेके जाने की इजाजत नहीं दे रहा। कहता जी वो गेन आया, आपने कहा गेन है, चलो जी उस पे दिया, ठीक है भैया इसका आओ ना, ये आपने इलीगल काम किया। क्या किया बच्चों? वो डायरेक्टर्स को फिर बताएंगे जरा, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, कहता था फॉलोइंग गेन में लीगली बी विथड्रॉन, कौन से वाला? फ्रॉम गेन दैट अराइजेस सेल ऑफ, हाँ ये रियलाइज होता है। ये जो गेन होता है अपवर्ड, ना जी ना, ये अनरियलाइज है जी, इसमें से नहीं दे सकते आप। ये सही है, ये दूसरी स्टेटमेंट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब, which of the following is not a valid reason for reporting non-current asset at revaluation gain? To prevent long life asset from being reported at out of date historical, हाँ इसका ये मतलब है यार पुराना एसेट तो आपने कॉस्ट पे रखा हुआ है, इस वजह से उधर ले, ये कुछ बात समझ आती है। टू कीप ऑनर ऑफ द बिजनेस बेटर इन्फॉर्म ऑफ देयर इक्विटी इन देयर बिजनेस, हाँ इससे शेयर होल्डर्स को ज्यादा तसल्ली होती है अगर मार्केट पे रिफ्लेक्शन इसमें आ जाए। टू रिपोर्ट परफॉर्मेंस करेक्टली बाय मैचिंग अर्निंग्स इन द प्रॉपर कॉस्ट ऑफ एसेट यूज, हाँ ये बात भी सही है। अगर हम मार्केट वैल्यू पे चीजों को लेके आ रहे हैं ना तो ये ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड जी। टू अवॉइड हैविंग टू हायर टैक्स, नहीं ऐसा होता है बच्चों, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब,
इफ एन एसेट इंक्रीज इन वैल्यू द इंक्रीज इज नोट इन, जी बताएं, या ये 16 की बात कर रहे हैं, कहां लेके जाना है? क्या था? एन इंक्रीज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस इन एसओएफपी एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम इन। यार ये आपने जो क्वेश्चन पूछा था भाईजान, आपने जो सवाल पूछा था, ये जो सरप्लस को कहां से कहां लेके जाना, ये प्रॉफिट ओसीआई, भाई ओसीआई जो आप बना रहे हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, प्रॉफिट के नीचे आपने एक लाइन लिखनी है जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस, वो 5 रुपए का मिसाल के तौर पे आया, फिर उसको उठा के जिस तरह प्रॉफिट को उठा के नहीं लेके जाते इक्विटी में, ये मैंने लेक्चर में बड़ी वजाहत के साथ समझाया था, वो रियलाइज प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग में लेके जाते हैं। इसी तरह उस रिजर्व में जिसका नाम क्या होगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व। भाई सही है, ये वो लेक्चर रिवाइज कर लेना ना जी। व्हेन एन आइटम ऑफ पीपी इज रीवैल्यूड, बताएं व्हाट शुड बी रीवैल्यूड, बताएं शाबाश। द होल क्लास ऑफ एसेट टू व्हिच इट बिलोंग्स, वेल डन शाबाश। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो क्लास ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट नहीं है मेरा ख्याल है, ये आपको बताया था सुबह। आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन एन एंटिटी हैज टू चॉइस टू चूज कॉस्ट एंड जी, ए रीवैल्यूएशन गेन इज क्रेडिटेड इनटू जी रीवैल्यूएशन रिजर्व ना। वो सही है भाई, प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाता ये, क्या ख्याल है आपका? अच्छा जी, ये भी पेंडिंग है, ये भी करवाना है, ये याद करवाइएगा, पी लिखते हैं इधर भी क्वेश्चन नंबर 14 पे भी पी लिख देना, फिर याद रहेगा। हाँ जी, कहता ये बताइएगा इसका जवाब 13 का, कहता व्हेन एन आइटम ऑफ पीपीआर स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट द फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज, जी बताइएगा। आप बताते हैं किस तारीख पर रिवैल्यूएशन हुई है, बताते हैं जी, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने की है, ये बताते हैं जी। फॉर ईच रीवैल्यूड क्लास ऑफ प्रॉपर्टी द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड हैड एसेट बीन कैरिड, ये बताते हैं हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, यस द रिवैल्यूएशन सरप्लस indicating the change for the period and any restriction on the distribution, जी बताएं शाबाश। अच्छा ये भी आपने पढ़ा नहीं है मेरा ख्याल है, ये वाला पेंडिंग कर लें, बाकी 3 तो है ही है ना, 3 तो है ही है, इसका जवाब देख लें जिसमें से ये 3 होंगे, ये भी होगा, लेकिन ये अभी आपने पढ़ा नहीं है। चलो इसको कर लो, इसको पेंडिंग कर लो, ये मैं समझाऊंगा, ये होता नहीं है वैसे, मैं समझा दूंगा। ये 3 तो है ना बच्चों जी। ये नहीं, ये भी आप नहीं करेंगे, ये भी पेंडिंग है, ये छोटा सा ना एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं, ये इंशाल्लाह आपको बता देंगे हम जी। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब बता दें जी। इफ द रिवैल्यूएशन मॉडल इज यूज फॉर पीपी, revaluation must subsequently be made with sufficient regularity to ensure carrying amount does not materially differ from the fair value at each, जी क्या ख्याल है, ये बात सही नहीं है? ये 100% बात सही है। जब आपने इधर देखो बच्चों, देखो मेरी बात सुनो, अगर आपसे कोई बंदा पूछे यार क्या उसका नाम है जी, रिवैल्यूएशन आपने की है, अगली रिवैल्यूएशन कब करोगे, तो स्टैंडर्ड ने ये नहीं कहा कि आप 2 साल बाद करो, साल बाद करो, 3 साल, स्टैंडर्ड ने कहा यार ये आपकी अपनी पॉलिसी है। हाँ मैं ये स्टैंडर्ड ने ये कहा, मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड ने कहा जी हमारे मुताबिक तो अगली रिवैल्यूएशन करना मुनासिब है, कब बच्चों, जब आपकी फेयर वैल्यू मटीरियली चेंज हो जाए, किससे, बुक का वैल्यू इस वक्त किताबों में आ रही है, मेरी बात समझें, चाहे वो साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, स्टैंडर्ड ने इसमें कुछ नहीं कहा। सही है बच्चों, स्टैंडर्ड खामोश है, लेकिन मार्केट में प्रैक्टिस यही चलती है, वो एसेट्स जिनकी फेयर वैल्यू नॉर्मली चेंज नहीं होती जल्दी, तो वो कुछ कंपनीज की पॉलिसी या 3 साल, कुछ की या 4 साल, कुछ की 5 साल, उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर लिखा होता है, ठीक है बच्चों, अपनी पॉलिसी के बारे में लोगों को आगाह किया होता है। अगर कोई एसेट ऐसा है जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, ईयरली बेसिस पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, फिर उसे रिवैल्यूएशन उसकी कब करनी पड़ती है जी, सालाना बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे। लेकिन इसके पीछे रूल कौन सा है स्टैंडर्ड का, कि फेयर वैल्यू का रिवैल्यूएशन तब करो जब आपकी बुक वैल्यू मटीरियली डिफरेंट है किससे, फेयर वैल्यू से। तो मेरा ख्याल है ये सही है। कहता दूसरा पढ़ ले, व्हेन एन आइटम ऑफ पीपी इज रीवैल्यूड देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट एंटायर क्लास ऑफ एसेट, नहीं ये क्या बोंगी मार है, टू विच आइटम बिलोंग मस्ट बी, नहीं 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 ये गलत है, देयर इज द रिक्वायरमेंट, नो नहीं देयर इज इसकी वजह से सवाल गलत है, इसकी वजह से ये वाली बात गलत है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट नहीं, देयर इज अ रिक्वायरमेंट, कि जिस वो क्लास से बिलोंग करता है वो सारी क्लास को आप क्या करें, बोलो शाबाश, खड़ा करते हो, नहीं वो सारी क्लास को क्या करते हैं, बोलो सारी क्लास को रिवैल्यू करें, ठीक है जी। जैसे होना ये चाहिए जब बच्चे टेस्ट नहीं देते तो पूरी क्लास को ही खड़ा करें, क्यों, जिसने टेस्ट दिया उसने साथ वाले की फिक्र क्यों नहीं की, क्या ख्याल है, अगली दफा से ये करेंगे इंशाल्लाह, जो जिसका दोस्त होगा उसको खड़ा कर देंगे, आपने साथ वाले की फिक्र क्यों नहीं की।
जी ठीक। ऑनलाइन वालों का क्या करेंगे? ऑनलाइन वालों का क्या करें? जिस दिन किसी शहर के आगे से गुजर रहे हुए ऑनलाइन वालों ज़ूम सेशन में बता देना हमारे शहर का फलां नाम है, तो आपको उस जगह पे बुला लेंगे, 15 मिनट खड़ा रखेंगे आपको। चलें इजाज़त दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।